वहीं आज शरद पवार सातारा भी पहुंचे। सातारा में शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा अटैक किया। शरद पवार बोले, समाज में बीजेपी खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। बिग ब्रेकिंग यह है कि शरद ने बड़ा अटैक करते हुए कहा, जाति धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। जाति की राजनीति महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी, ये शरद पवार ने कहा। कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को बहुत ही झटका लगा है। शरद पवार की बड़ी बातें एक बार आप सुने, उसके बाद हम लाइव ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलेंगे। नहीं है, आज नसले त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्या माझ्या अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना सुंदरनाथ संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली। आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा आधार घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही। मेरे साथ में राकेश सिंह हैं, आलोक मेहता सर हैं और अभिषेक और इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति भी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक फिर एक बार आपके पास में आते हुए, चूंकि अब आज की तारीख है 3 जुलाई, 2 दिन के बाद यानी 48 घंटे के बाद एक और बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। 5 जुलाई को अजित पवार ने भी मीटिंग बुलाई है और इसी दिन चाचा शरद पवार ने भी मीटिंग की बात की है एनसीपी के विधायक पदाधिकारियों की। क्या 5 जुलाई का दिन डिसाइसिव होने वाला है? क्या 5 जुलाई के दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्योंकि आज अजित पवार की बैठक में सिर्फ 8 विधायक पहुंचे। बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है कि देखिए अभी 2 दिन बचे हुए, 2 दिन में बहुत चीजें आगे बढ़ जाएंगी। राशि तो समझ के चलिए आप, 2 दिनों में बहुत कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि एनसीपी यानी शरद पवार की तरफ से जो उनकी जनता पार्टी की तरफ से स्पीकर, जो महाराष्ट्र के स्पीकर, उनको पत्र लिखा गया है। जितना चुनाव आयोग को संपर्क कर रहे हैं, चुनाव आयोग को पत्र लिखे हैं। तो चौतरफा कहने के घेरने का काम शरद पवार की तरफ से अजित पवार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या लगता है कि अजित पवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए, यानी जो 8 लोग हैं और उसके बाद जितने भी लोग बचे हैं उनके साथ एनसीपी काम करे, यह हो सकता है। क्योंकि एक बात तो साफ है, अगर बर्खास्त कर दिया जाता है तो हो सकता है कि सभी के सभी अजित पवार जो बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी के साथ आकर आगे से चुनाव लड़े और तमाम चीजों पे हो सके, तो तमाम चीजें हो सकती, तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है कि अजित पवार के विरोध में शरद पवार। अभिषेक एक मिनट, आपने अपनी रिपोर्टिंग करते हुए एक बात ये भी कही कि ये भी हो सकता है कि अजित पवार बीजेपी में शामिल हो जाएं। आप ये कहना चाहते हैं? अभिषेक, सुनना है आप मुझे? जी 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 राशि, आप ये कहना चाहते हैं कि एक ये भी संभावना है कि अजित पवार बीजेपी में शामिल हो जाएं? बिल्कुल, देखिए इसलिए मैं इफ एंड बट की बात कर रहा हूं। अगर सब कुछ अजित पवार के खिलाफ जाता है तो की बात हो रही है, अजित पवार के खिलाफ जाता है या फिर जितने विधायक है। देखिए आपको याद होगा 2.5 साल पहले जब अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ साथ में जाकर जब समर्थन किए थे, 72 घंटे का वो उप मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री 2 लोग बने थे। उसके बाद कह के अजित शरद पवार की इतनी दबाव रहा कि उन्हें वापस आना पड़ा। तो अगर ऐसी स्थिति फिर से बनती है, क्योंकि इस बार पहले जो राकेश कुमार सिंह, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी भी शरद पवार के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, अनिल देशमुख के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, सुप्रिया सुले के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, जयंत पाटिल के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है, जितेंद्र हवाड़ के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? सब कुछ हाथ से निकल गया है लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, शरद पवार को अभी भी भरोसा है कि जो पिछली बार जो अल सुबह आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी और उसके बाद जो स्थितियां, जिस तरह से कमान अपने हाथ में लिया था शरद पवार ने, और उसके बाद जो है जो उनके साथ विधायक और खुद अजित पवार जो है फिर से वापस आए थे एनसीपी में। लेकिन इस बार की स्थितियां जो हैं, स्थितियां काफी बदली हुई हैं। अजित पवार और जो 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राशि जी, इसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है,
शरद पवार ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत की पार्टी एक पर दावे से मिनट, जुड़ी समाजवादी पूरी पार्टी अपनी- के मुखिया अखिलेश यादव भी अभी इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। एक बार सुनते हैं क्या महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ बोल रहे हैं या यूपी की पॉलिटिक्स पर ही नजर है। एक बार लाइव सुनिए। विजयवाड़ा का एनसीपी में प्रेसिडेंट साहब है और रमेश है। देखिए, कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है। लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बीजेपी को हटाने के लिए सभी का लक्ष्य है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल हो। अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अखिलेश यादव का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना ही, दिल्ली की सरकार से हटाना, केंद्र की सरकार से हटाना ही हर एक पार्टी का लक्ष्य है। आलोक सर, अभी भी एक ख्वाब पाले बैठे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जेडीयू वाले, आरजेडी के लोग, ममता बनर्जी, शरद पवार की विपक्षी एकजुटता रहेगी। लेकिन अजित पवार के खिसक जाने के बाद ये जो सो कॉल्ड विपक्षी एकजुटता है, इसमें सेंध लगी है क्या? इसमें डेंट बड़ा आया है क्या? देखिए रशीद जी, निश्चित रूप से डेंट तो लगा ही है, चूंकि संख्या कम हो जाती है ना। जो यदि 30 विधायक भी उनके साथ हैं अजित पवार के, जैसा दावा किया गया, और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें आज जो उनके साथ जो मिले हैं वो 9 विधायक नहीं, 9 मंत्री है। 8 जो मंत्री जो शपथ लिए है उन लोगों ने उनसे मुलाकात की है। तो अभी विभागों का बंटवारा, फिर शिंदे के गुट के जो लोग हैं उनको कौन से और विभाग देकर के उनको भी उनकी बैठक चल रही है। इस दृष्टि से अखिलेश जी का देखिए आत्मविश्वास होना इसलिए आवश्यक है कि वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी प्रमुख पार्टी अभी भी है। कांग्रेस पार्टी तो वहां 0 हो चुकी है, ऐसी बसपा भी थोड़ा पीछे है। ऐसी स्थिति में दिखाना, देखिए राजनीति में या युद्ध के मैदान में लगभग एक ऐसी स्थिति है, या डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब भी उसको इतना ही आदमी मरने वाला है तब भी वो दिखाता है कि मैं जान बचा लूंगा, जान बचाने वाले उसको भी कहता है कि नहीं, नस नहीं कटने वाली है। तो अब ये विपक्ष की राजनीति तो चौपट वैसे ही हो गई है, क्योंकि अखिलेश जी कांग्रेस को कितनी सीट देंगे तो बाद में तय होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस का झगड़ा, ममता बनर्जी कांग्रेस का झगड़ा, तो अखिलेश तो मजा ले रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि कौन किसके साथ जाता है, और इसलिए विपक्ष रहे। भाजपा को हराना है, बस एक ही टारगेट विपक्ष का है। उसमें नारे के लिए, संयुक्त प्रदर्शन के लिए, संसद में गड़बड़ी के लिए, जैसा मैं पिछले अपने प्रोग्राम में भी कह रहा था कि संसद में ये दिखाया जाए कि ये बीजेपी की सरकार कुछ काम न कर सके, इसलिए विपक्ष की एकता का अभी सारा प्रयास है। और उसके लिए ये तो दिखाना होगा कि बस हम हटाने वाले हैं, 2024 में हम आने वाले हैं। ठीक है सर। राकेश जी, राकेश, बिहार को लेकर के, अच्छा राकेश हमारे साथ में नहीं है। एक बार अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र और शरद पवार संरक्षक एनसीपी जब आमने सामने हुए, शब्दों में कैसे एक दूसरे पर किया है अटैक, देखिए। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। आज उन्होंने ये सब साथियों को साथ लेकर मिनिस्ट्री में वर्ष देकर पावन किया, इसकी खुशी मुझे है। मैंने नाम खाली प्राइम मिनिस्टर का लिया, शाह का नाम नहीं लिया। मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र में हम लोगों तो गांधी नेहरू की विचारधारा, चौहान साहब की विचारधारा, इस पर काम करने वाले जो लोग हैं, हमारा एक श्रद्धा स्थान है। एनसीपी की बागियों को डिस्क्वालीफाई करने की अपील विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को दी गई है याचिका। चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि पार्टी की कमान जो है ये शरद पवार के पास ही रहनी चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को खत लिख करके कहा गया है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए। एकनाथ शिंदे सीएम महाराष्ट्र और संजय राउत नेता शिवसेना उद्धव गुट, दोनों को सुने।
अभी इस राज्य का विकास और तेजी से होगा, जनता को फायदा होगा और राज्य के विकास को फायदा होगा। तोड़-फोड़ नहीं है, या खुद ही लोग विकास के मुद्दे पर साथ में आए हैं। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी की सरकार काम कर रही है विकास के मुद्दे पे, अजीत दादा और साथ में है। आज एनसीपी को तोड़ दिया है और कल तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो सब लोग राजभवन में शपथ ले रहे थे। उसका मतलब है प्रधानमंत्री जी या महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जो आरोप कर रहे थे वो झूठे थे, ये मान्य करो, या फिर आपको आपके पार्टी में आने के बाद भ्रष्टाचार प्यारा लगता है। एनसीपी संकट पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, शिवसेना बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे एनसीपी विधायक अजित पवार ने राज्यपाल को खत भी लिख डाला था। 2 महीने से पवार से मुलाकात कर रहे थे 10 विधायक। शरद पवार को पता लगने के बाद रविवार को फिर शपथ ग्रहण किया गया, वरना आज यानी सोमवार के दिन ये शपथ दिलाई जाती। अभिषेक, बगावत की पटकथा कितने दिन से लिखी गई? असली पटकथा लिखने वाला कौन? जितेंद्र हवाड़ लाइव, जितेंद्र हवाड़ को लाइव दिखाइए तुरंत। Have Sharad Pawar on the opposite side. For Sharad Pawar on opposite side means the end of the career of that MLA. And Sharad Pawar yesterday, out of love, spoke that I am not bothered about the MLAs. I am bothered about their future. अजित पवार importantly talking about अधिवेशन सुरू होणार आहे, प्रतोदांची भूमिका आणि भूमिका दोन्ही अनिल पाटलांची व्यतिरिक्त आणखी डिस्क्वालिफिकेशन होतील असं दिसतं. असं आहे की पहिलं 9 जणांचा व्हीप आम्ही दिलेला आहे. मोबाईल थोडा पाठी गेली. 9 जणांना आम्ही डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस सर्व केलेल्या आहेत. आमचं काम आम्ही केलेलं आहे. अजून कोणी पुढे समोर आलेलं नाहीये. जो जसा जसा ऍक्शन घेईल तसं तसं रिॲक्शन येईल. बाकीच्या आमदारांना पण नोटीस पाठवली जाणार, कारण आता सध्या 9ला पाठवली आहे, त्याच्यानंतर अजून त्यांनी काय ऍक्टच केलेला नाहीये. ते बिचारे आमच्याशी प्रेमाने वागतायत, आम्हाला फोन करतायत. एका आमदाराने तर लिहून दिलं की माझ्या समोर जी कागद लिहिलेली होती ती मला काय माहितीच नव्हती काय होती, मी आपली सही करून टाकली. पवार साहेबांच्या फोटोजवरून एक कॉन्ट्रोवर्सी दिसते की तुमचे फोटो राष्ट्रवादीच्या हेतून असं म्हणणं आहे की शरद पवार साहेबांचा फोटो वापरला जाऊ नये, तुम्ही प्रफुल्ल पटेलांचा वापरा. तर काय याच्यावर असं आहे की शेवटी शरद पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि शरद पवारांनीच काल सांगितलं की राष्ट्रवादी माझी आहे, पक्ष माझा आहे आणि चिन्ह माझं आहे. हे मी म्हटलं नाहीये, ते स्वतः शरदचंद्र गोविंदराव पवार यांनी म्हटलं. त्यामुळे जेव्हा ते म्हणतात की पक्ष माझा है, चिन्ह माझा है, तेव्हा त्यांचा अभिषेक, जितेंद्र हवाड़ ये कह रहे हैं कि शरद पवार से जब कल बात हुई, शरद ने कहा कि मुझे विधायकों की चिंता नहीं है, मुझे विधायकों के फ्यूचर को लेकर के तकलीफ है, उनके भविष्य को लेकर के चिंता है। जितेंद्र हवाड़ ने अभी जो बातें कही हैं उसे भविष्य के इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं अभिषेक? बिल्कुल, और यही बात है कि शरद पवार ने बिल्कुल कल कहा भी था। उन्होंने यह भी साल जताया था कि 1986 में ऐसा हुआ था कि हमारे साथ छोड़कर बहुत सारे लोग चले गए थे, हमारे साथ 4 लोग बचे थे, लेकिन जो छोड़कर गए थे वो जीत कर वापस नहीं आ पाए। तो बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र हवाड़ कह रहे हैं कि ये बात तो मुझे राकेश के पास जाना है, लेकिन उससे पहले एनसीपी किसकी पार्टी खींचतान शुरू हो गई है, यानी एनसीपी अजित पवार की या फिर शरद पवार की? अजित पवार को अयोग्य घोषित करने की मांग, 8 मंत्रियों को भी डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई है। शरद पवार की एनसीपी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, जितेंद्र हवाड़ बने नेता विपक्ष और चीफ विप जितेंद्र हवाड़ को थोड़ी देर पहले अभी आप सुन रहे थे, लेकिन ये तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। अजित पवार को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी बड़ा बयान दिया, अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, अयोग्यता के विषय में देखना होगा। एनसीपी ने पत्र लिखने की कही थी बात, एक बार राहुल नार्वेकर को सुनिए, फिर राकेश के पास जाएंगे। सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकॉग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित है। राकेश, गेंद स्पीकर के पाले में है, स्पीकर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते?
स्पीकर के पास अब अयोग्यता का फैसला करने का जो प्रेरोगेटिव है, इसमें जहन में क्या क्या रखा जाएगा? देखिए, एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत में उन्होंने साफ किया कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन की एक याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल की है और इन 9 विधायकों ने किसी को नहीं बताया है कि वह पार्टी को छोड़ने वाले हैं और ये पार्टी नियमों के खिलाफ है। राशिद जी, हमने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा। सॉरी, मुझे आपको फिर से रोकना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि जितेंद्र हवाड़ फिर से लाइव आ गए हैं। नेता विपक्ष महाराष्ट्र जितेंद्र हवाड़ को एक बार सुनाया जाए। Give them position, give them prestige, give them stature. He himself got nothing. And today he again faces them, whom he showed the limelight. So this is nothing but treachery. सर, कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पवार साहब की जानकारी में सब हुआ है। पवार साहब को कुछ मालूम नहीं था। पवार साहब को सभी ने बताया था, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे, साहब हम नहीं करेंगे। और साहब ने हमको ये बताया था कि नहीं जितेंद्र, वो नहीं करने वाले, वो मुझे बोल के गए। ऐसा है, पिताजी के उम्र के वो है, हर बच्चे को उन्होंने 30-30, 40-40 साल जाना है। अगर वो 40 साल पुराना बच्चा बाप को आके कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, तो बाप उस पर भरोसा क्यों नहीं दिखाएगा? ये तो बच्चे को शर्म लगनी चाहिए कि 80 साल के बाप को मैं झूठ बोल के काम किया हूँ। बाप क्या फिर से जीतेगा इस बार? जैसे अब बाप जीतने के लिए ही मैदान में उतरा है, नहीं तो कोई करार नहीं जाता था और कहता कि आज से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। अजित पवार ने बैलगाडीभर पुरावे नेले होते सिंचन घोटाळ्याचे आणि अखेरीस त्याच राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन केली आहे भाजपने। काय ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आरोप केले होते आणि औरंगाबादला म्हणजे आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्या कालखंडामध्ये बैलगाडीभर पुरावे घेऊन माननीय विनोद तावडे, देवेंद्रजी फडणवीस, सुधीरभाऊ मुनगंटीवार वगैरेंनी या ठिकाणी हे सगळे पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन चौकशी करायची मागणी केली होती। आता या ठिकाणी त्याच राष्ट्रवादीबरोबर माननीय अजितदादा पवारांसोबत देवेंद्रजींना त्या ठिकाणी बसण्याची वेळ आली। देवेंद्रजींनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये अनेक वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, अनेक मंत्र्यांना त्या ठिकाणी घेरण्याचा प्रयत्न केला। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, सियासी भूचाल से जुड़ी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। आज शाम 4 बजे अजित पवार करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि 11 बजे से मीटिंग चल रही है और इसके बाद फिर अजित पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी अब से ठीक 2.5 घंटे के बाद अजित पवार की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि अजित पवार के जहन में क्या चल रहा है, आगे के लिए अजित पवार ने क्या तैयारियां की हैं, इन सभी का खुलासा किया जाएगा। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अच्छा अभिषेक नहीं है मेरे साथ में, थोड़ी देर के बाद में अभिषेक के पास में हम चलेंगे। और वहीं जयंत पाटिल को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर, शरद पवार गुट के जयंत पाटिल का बड़ा बयान। 9 विधायकों ने नहीं बताया कि वो पार्टी को छोड़ेंगे। इन 9 विधायकों के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयंत पाटिल ने कहा, हमें यकीन है सभी विधायक एनसीपी में लौट करके आएंगे, वो वापस आए तो एक बार फिर से हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि शरद पवार ने हमें ये सिखाया है कि राजनीति में शुचिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। महासियासत में महागदर लाइव कि वैसे भी पवार साहब को फैसला करना है कि जो एनसीपी अभी उनके साथ जितने एमएलएस हैं उनके बारे में उनको तय करना है कि वैसे भी गठबंधन तो जारी है, हमारे उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो क्या चाहते हैं उनको फैसला करना है। महाराष्ट्र की सरकार मजबूत हुई है, मोदी साहब के नेतृत्व में अच्छा काम महाराष्ट्र में बनेगा। शिंदे साहब, फडणवीस साहब बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अजित दादा ने भी ज्वाइन किया है। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छे नेता है, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। वो आज आ गए, इसकी हमें खुशी है। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और इन्होंने हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहते हैं, वी ऑल द होल पार्टी इज स्टैंडिंग विद पवार साहब, और पवार साहब के बिना कोई भी एनसीपी नहीं है और कोई नहीं हो सकता है। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है।
वैसा ही कुछ हुआ है। जब आप किसी के साथ जाते हो तो उसकी तारीफ करना आपका फर्ज बन जाता है। लीडर कौन है? शरद पवार लीडर है ना। पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है? शरद पवार है ना। शरद पवार उनके साथ है। पार्टी मतलब शरद पवार। अभी तो ये शुरुआत है। पटना में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उस इकट्ठे होने के बाद महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट आ गया है और बीच में ही इफेक्ट आ गया था जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही चले गए थे। अब क्या होगा, ये जब वहां जाएंगे तो दूध के धुले हुए हो जाएंगे। मतलब बीजेपी तो एक ऐसा वॉशिंग मशीन बन गई है, वॉशिंग पाउडर निरमा जो भी आया उसमें दूध का धुला हो जाता है। मतलब एक ही चीज से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आलोक सर, क्या वक्त रहते बीजेपी को समझ में आ गया था कि दो चीजें हैं, एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। एकनाथ शिंदे वो चेहरा नहीं हो सकते जिसके नाम पर 2024 का चुनाव जीता जाए, लोकसभा या विधानसभा में कामयाबी दर्ज की जाए। यही एक वजह है कि मराठा वोट बैंक के लिए अजित पवार के लिए 2 महीने से स्ट्रेटेजी अंदर खाने बन रही थी। देखिए, मैं नहीं मानता कि एकनाथ शिंदे को कोई डिच करने के लिए भाजपा की स्ट्रेटेजी है। भाजपा ने बहुत सोच समझ करके, शिवसेना यदि शिंदे को लीगली उनके लिए कोई प्रॉब्लम होगी वो बात अलग है, लेकिन उसकी लड़ाई तो लीगली लड़ती जाएंगे। कोई आदमी को यदि आप कह दें कि उसको विधायक नहीं रहा तब भी आदमी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। हाँ, उसका बिल्कुल अयोग्य घोषित कर दिया जाए चुनाव, वो एक अलग मुद्दा है, वो अदालत ही तय करेगी। उसको स्पीकर उस तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकेंगे। बाद में वो 1 दिन के लिए इस्तीफा देकर के फिर से वापस बन सकता है, जहां तक मेरी जानकारी। और इस दृष्टि से फिलहाल नहीं, हाँ ये हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग हो आगे की रणनीति के तहत वो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि भाजपा ने एनडीए के अपना घेरे को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी शरद पवार को झटका लगना आवश्यक था। नागालैंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे उत्तर प्रदेश हो, एनसीपी को अपने शरद पवार एक जाना पहचाना चेहरा है। उनकी पार्टी इसलिए, चाहे वो सीटें कम आती थी, और इसलिए कांग्रेस से जाने के बाद ये सब धोखे की बात करें तो शरद पवार ने कितनी बार पाले बदले हैं तो कितनी बार कांग्रेस का दामन पकड़ा है। तो इसलिए ये सब तो एक कहने की बातें हैं, लेकिन भाजपा ने बहुत सोच समझ करके रणनीति बनाई। अब कई बार तो ऐसा है कि आप लड़ाई में जाते हैं, उसके बाद कुछ घायल होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है। तो जैसे पिछली बार फडणवीस बनने के बाद उनको हटना पड़ा, इस बार फडणवीस और पार्टी में अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं कॉन्फ्रेंस में लिए बिना, गवर्नर की सहमति के बिना कि भाई हाँ ठीक है शपथ होगी, ये संभव नहीं था। और इसके लिए कानूनी कागजात तैयार करके भी गवर्नर को दिए गए होंगे कल, वरना गवर्नर पर प्रश्न आएगा कि आपने शपथ कैसे दिला दी। तो इसलिए, और शपथ लेते समय आज तक अजीत पवार ये कब कह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ी, हम पार्टी के खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं हम पार्टी के ही, हम ही पार्टी हैं। देखिए, आप अयोग्यता का आधार तब बनता है जब आप विद्रोह करके घोषणा कर दें कि मैं नई पार्टी पे हूँ, इस पार्टी से खिलाफ हूँ, मैं शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर रहा हूँ या मैं इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा हूँ। तो इसलिए ये अयोग्यता का जो मुद्दा है, पेपर पर कहीं लिख करके नहीं दिया, जबानी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, ये सावधानी ये जो गुट है अजित पवार भी ये रख रहा है। अब ये ठीक कल सड़क पर आ जाएगा कोई दूसरा उनका समर्थन पार्टी का। आलोक सर, एक और बिग ब्रेकिंग, शरद पवार और अजित पवार में सियासी तनातनी बढ़ने लगी है। 5 जुलाई को ही चाचा और भतीजे ने दोनों ने बुला ली है बैठक। पार्टी में टूट के बाद शरद पवार की बड़ी बैठक होने वाली है। विधायकों और पदाधिकारियों के साथ अजित पवार भी बैठक करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अजित पवार की बैठक में ज्यादा पदाधिकारी और विधायक जाते हैं या फिर शरद पवार की मीटिंग में पहुंचते हैं। यानी एक तरीके से 48 घंटे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। आगे भी नए डिप्टी सीएम अजित पवार करेंगे एनसीपी पर दावा। पार्टी के 53 में से 40 विधायक साथ में हैं। अजित पवार ने यह दावा करते हुए कहा, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को महत्व दिया जाता है, युवा लीडरशिप को आगे आना चाहिए। अजित पवार और शरद पवार के बीच घमासान बढ़ने लगा है। लेकिन महाराष्ट्र की जो बगावत है ये बिहार में भी अपनी धमक दिखा रही है। बिहार के कई बड़े नेताओं को, जेडीयू के राजीव रंजन, आरजेडी के मनोज झा और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को ये लगता है कि अब महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी बीजेपी वही करने वाली है जो एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर के किया उद्धव के खिलाफ, जो अजित पवार को साथ में लेकर के किया शरद पवार के खिलाफ। सुनिए।
महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के बिहार में अगर टांग अड़ाने की कोशिश भाजपा करेगी तो फिर 40 की 40 सीटें तो हारना तय है। किस तरह से बिहार की जनता उनको करारा जवाब देगी, शिंदे जैसे लोगों की तलाश भाजपा की फितरत में शामिल है। आरजेडी और जेडीयू अगर एक जगह है तो फिर भाजपा की मुश्किलें बढ़नी बिल्कुल तय है। एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी और उनकी कोर टीम खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने भोपाल से इशारा किया था एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये इनका तरीका है भ्रष्टाचार के आरोप में घेर करके दबाव बनवा करके एजेंसी को, यही काम उन्होंने भोपाल से किया। उसकी परिणति आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। बीजेपी जो केंद्र में जो पावर में बैठी है उसका दुरुपयोग कैसा करती है या वह स्पष्ट हो चुका है। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। आलोक सर, क्या बिहार में जेडीयू के विधायकों को खिसकाना इतना आसान है? सुशील मोदी कहते हैं बिहार में जेडीयू विधायकों के बीच में अब बहुत खलबली है, जल्दी ही मचेगी भगदड़। हालांकि बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का यह कहना है कि नहीं, चुनाव तक जाएंगे, चुनाव में जाकर के ही नीतीश को हराएंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बिहार की सरकार को गिराने की कोशिश होगी, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो आरजेडी तेजस्वी यादव पर भी बहुत ही गंभीर मामले चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं। क्या ऐसी स्थिति चुनाव से पहले आती है कि उनको हटना पड़े या जेल जाना पड़े, ऐसी कोई नौबत आती है? ये एक बड़ा सवाल है। और आरजेडी के खिलाफ जो नीतीश के साथी हैं कुछ, वो विद्रोह करके अलग हो सकते हैं। ये संभावना सुशील मोदी से संकेत मिलता है, क्योंकि निश्चित रूप से वहां जातिगत समीकरण है और भविष्य देखना है। और बीजेपी की भी कोशिश है, वो चाहते तो विधानसभा चुनाव में ही फिर अगली बार उनका मुख्यमंत्री बने। लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें कुछ वहां भी जातीय समीकरण के आधार पर और कुछ ऐसे जिसका कि पुराना जिनको मोहभंग हो चुका है नीतीश जी से, उस स्थिति में वो आरजेडी नीतीश से जितना नाराज नहीं है उतना वो आरजेडी के दादागिरी से, आरजेडी के लाभ उठाने से, लालू यादव और तेजस्वी यादव का सत्ता में रह करके जिस तरह से वो डिक्टेशन होता है, उसके खिलाफ नीतीश के लोग हो सकते हैं जो बीजेपी का दामन बने, किसी रूप में अलग पार्टी बना के करे, छोटी छोटी पार्टी बना करके। तो आप जानते हैं बिहार में पहले भी इतने ही 5-5 आदमी की पार्टी बनती रही है। बिहार का तो इतिहास ही इस तरह का है, उत्तर प्रदेश का इतिहास इस तरह का है, महाराष्ट्र का इतिहास इस तरह का है। तो इस पर वे ये जो आरोप लग रहे हैं प्रतिपक्ष के, ये हास्यास्पद इसलिए कि ये सब लोग वही करते रहे हैं जो आज बीजेपी कर रही है। मतलब उन लोगों ने या बीजेपी के साथ में जो आ रहे हैं वो लोग भी वही कर रहे हैं। शरद पवार ने जो किया वही अजित पवार कर रहे हैं, बल्कि अंतिम क्षणों तक करते रहे। यशवंतराव चौहान ने किया, इंदिरा गांधी जैसा अभी वो जिस नेहरू की पार्टी, अरे भाई इंदिरा गांधी की पार्टी को सबसे बड़ा धोखा दिया था यशवंतराव चौहान ने। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, उनसे उस बहुत वो बड़े नेता थे, लेकिन जब उनको लगा इमरजेंसी के बाद तो उनको लगा वो गृह मंत्री थे, सारी गिरफ्तारियां तो उन्होंने कराने में उनकी बड़ी भूमिका भी रही। बीच खबर ये भी आई है कि शरद पवार की बातचीत विपक्ष के, आलोक सर आते हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ लगातार हो रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी से शरद पवार ने बात की। शरद पवार बोले, देश के हर कोने से समर्थन मिला, मैं अजित की बगावत से परेशान नहीं हूं, कांग्रेस और उद्धव के साथ हालात की मैं आगे भी समीक्षा करूंगा। यानी शरद पवार ने यह बताने की कोशिश की कि अभी भी वो मजबूत हैं और उनमें पॉलिटिकल स्ट्रेंथ महाराष्ट्र में अभी भी जिंदा है। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में अजित पवार पर साधा निशाना। सामना यानी शिवसेना का मुखपत्र, अजित पवार को सिंहासन पर बिठाया जाएगा। सामना में लिखा गया, अजित पवार पर करोड़ों के सिंचाई घोटाले के आरोप हैं, छगन भुजबल जमानत पर हैं, शिंदे की रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा, शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन भी जल्द किया जाएगा। एनसीपी में घमासान के बीच बेंगलुरु में दूसरा विपक्षी महाजुटान भी टला। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टल गई है। 13 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक टल गई। 13 से 14 जुलाई को बैठक होने वाली थी। संसद सत्र के बाद होगी अब अगली मीटिंग। पटना में हुई थी महाजुटान की पहली बैठक, लेकिन यह बैठक अब टाल दी गई है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो यकीनन शरद पवार के लिए मुश्किल का सबब भी हैं, जो ये एहसास शरद पवार को कराती होंगी कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कितनी बड़ी गलती हुई है शरद पवार से।
सार्वभौमता व एकात्मता मी भारताच्या सार्वभौमता मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शिस्तपूर्वक पार पाडेल आणि संविधान व कायदा सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकर्षण। वहीं एनसीपी में बगावत के बाद बोली सुप्रिया सुले, अजित दादा भी मेरे बड़े भाई हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी विधायकों से बात कर रही हूं। खुशी होगी अगर अजित पवार वापस आ जाएं, ये कहना है सुप्रिया सुले का। मराठी में सुप्रिया सुले ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की और बहन बेकरार है, दादा का इंतजार है, लेकिन दादा यू टर्न ले पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रिया सुले, कार्यकारी अध्यक्ष, एनसीपी लाइव। आजच खूप गोष्टी झाल्या आहेत. दिस इज नॉट इन्स्टंट कॉफी. बघूया ना हाऊ द स्टोरी ऑल्सो. थोडा पेशन्स यार. I really have no idea and I'm not privy to any information. Let's see how the story unfolds. It's not even been 24 hours. Let's be honest. ही लोकशाही आहे. प्रत्येकाला मत असायचा अधिकार आहे की नाही. पण ते दादाचं वैयक्तिक मत आहे, त्याच्यात गैर काय. माझं मत एक आहे, तुमचं एक मत आहे, दादाचं एक मत आहे, त्याच्यात हालांकि एक नई खबर आई है। देवेंद्र फडणवीस के घर से स्पीकर राहुल नार्वेकर निकल चुके हैं। ये मीटिंग ओवर हो गई है। आलोक सर, सुप्रिया सुले के हाथ में एनसीपी का भविष्य किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से वो शरद पवार जी की उत्तराधिकारी हैं और जो शरद पवार के बहुत ही ज्यादा लायल हैं और जो पहले से भी, लेकिन अजीत पवार का इसलिए ज्यादा है कि पूरी पार्टी का संगठन उन्होंने खड़ा करने में शरद पवार के साथ मैंने नंबर 2 की भूमिका हमेशा निभाई थी और इसलिए सुप्रिया सुले आगे बढ़ रही है और इसीलिए उनको आगे रखा गया था। वो राष्ट्रीय राजनीति में आए, अजीत पवार महाराष्ट्र की करें। इसलिए आज भी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक जो समीकरण है उसके बाद में बदल करके कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। ये शरद पवार की रणनीति रही है पिछले 2-3 वर्षों से और उसी की परिणति है कि वो दोनों एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं। अजित पवार भी शरद पवार का कर रहे हैं, सुप्रिया सुले भी उनको दादा कह के कह रहे, व्यक्तिगत संबंध हमारे रहेंगे। कल भी वो उनके घर तो गई थी पहले। प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि कल ये परिवार फिर एक हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक नहीं होगा। अब शरद पवार किसी भी कीमत, और शरद पवार बीजेपी के लिए सिरदर्द है। देखिए, मुंबई बम कांड में उनका नाम रहना, दाऊद के साथ रिश्ते रहना, ये इतने गंभीर आरोप रहे हैं। बीजेपी कभी भी उनके साथ, और न शरद पवार उनके साथ काम कर सकते हैं बीजेपी के साथ। वैसे ठीक है उनके लोग जाएं, या कभी दिल्ली में समर्थन रहना, व्यक्तिगत संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रखना, वो शरद पवार का राजनीतिक पैतरेबाजी है। लेकिन उन पर जिस तरह की स्थिति थी उससे न उनको लाभ है न उनकी बेटी को। इसलिए अभी वो देख रहे हैं ये प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति का खेल है। इस समय प्रदेश की राजनीति में उसको तोड़ करके बीजेपी ने एनडीए का दायरा बढ़ाया है। अब 2 महीने बाद कुछ अचानक कोई अदालत कुछ कर दे, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो कई बार बड़ा कड़ा होता है, खास करके भाजपा सरकारों के बारे में और केंद्र सरकार को लेकर के। इसलिए यदि कोई कांटेदार ऐसा मामला आता है अदालती और उसके बाद मुश्किल होती है तो ये, लेकिन फिर भी जो लोग अजित पवार के साथ आए हैं वो चुनाव में भाजपा के लिए एक घटक के रूप में, वो एनसीपी उसका नाम हो, जैसे शिंदे गुट वो शिवसेना तो शिंदे गुट, उसी तरह अजित गुट के नाम पर एनसीपी हो, या जैसे कांग्रेस से आए थे एनसीपी हुआ, वो कुछ और महाराष्ट्र एससीपी हो जाएगा। तो उस तरह से करके भी अजित पवार के रखने से अजित पवार के लोगों को भी चुनाव जीतना आसान होगा बीजेपी की सत्ता साथ में होने से, और बीजेपी को अपना दायरा बढ़ाने में 48 सीटों में अधिकाधिक सीटें लाने में। सर एक मिनट आपको रोकना पड़ा। दिल्ली एनसीपी ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल का पोस्टर, दिल्ली एनसीपी ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल का पोस्टर हटाया जा रहा है। तुरंत ही लाइव तस्वीरें दिखाएं। हाँ, ये देखें, ये लाइव तस्वीरें हैं। ये दिल्ली एनसीपी का ऑफिस है, प्रफुल्ल पटेल का पोस्टर हटाया जा रहा है। आप देखें, ये पोस्टर बाहर निकाला गया। प्रफुल्ल पटेल जिन्हें एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तस्वीरें अभी फिर से आएंगी, फिर से हम आपको दिखाएंगे। प्रफुल्ल पटेल पर भी विश्वास जताया था। और दिल्ली में एनसीपी नेता लाइव हैं पोस्टर हटाने पर, एक बार सुनिए। सारे लोगों की फ़ोटो हटाई है जो हमारे परिवार को यहाँ से छोड़ के गए हैं। एनसीपी में आप देखिए, पहले हमारे परिवार का आप हिस्सा थे, आज अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो
तो आपके सामान को भी घर से बाहर किया जाएगा। तो उसी तहत हमने ये फ़ोटोज़ हटाई हैं। जो आपके नेता हैं शरद पवार, उनके बयान को लेकर नारायण राणे ने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार घबराए हुए हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। अब पार्टी को दोबारा खड़ा करना इतना आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास भी इसी तरह कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है फिर नारायण राणे जी को आज कराड़ में उनके साथ भीड़ देखनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों का जन सैलाब वहाँ उमड़ा हुआ है और लोग किस तरीके से पवार साहब के साथ खड़े हुए हैं। और रही बात इस चीज़ की, मुझे लगता है कि वो नहीं, बीजेपी घबराई हुई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का पोस्टर हटाने के बाद एनसीपी की जो दिल्ली यूनिट, दिल्ली इकाई की नेता हैं, उन्हें आप सुन रहे थे, लेकिन मुंबई की सड़क पर आज कई पोस्टर लगा दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई की सड़क पर एमएनएस नेता ने लगाए पोस्टर, उद्धव और राज ठाकरे को लेकर पोस्टर लगाए गए। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हो गई है, ये पोस्टर में लिखा है। अब तो आप दोनों साथ में आ जाइए, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है, आपको साथ में आना ही होगा। आप आएंगे तभी बेहतरी हो पाएगी महाराष्ट्र की राजनीति की। अजित पवार की बगावत की इनसाइड स्टोरी भी सामने आई। इससे 2 दिन पहले लिया गया अजित पवार पर फैसला। 28 जून को लिखी गई बगावत की पटकथा। दिल्ली में एनसीपी कारकानी बैठक के बाद अजित पवार नाराज थे। अपनी फोटो ना देख करके अजित पवार ने अपना आपा खो दिया था। इससे 2 दिन पहले ही अजित पवार पर यह फैसला किया गया। शैलेश पांडे प्रवक्ता बीजेपी और एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे लाइव। महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी आज अपने 40 से अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की सरकार में सम्मिलित हुए और वे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। आज उन्होंने शपथ लिया। भारतीय जनता पार्टी उनके इस निर्णय का स्वागत करती है। उप मुख्यमंत्री बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई देती है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ते, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, युवक, महिला हे राष्ट्रीय नेते पवार साहेबांसोबतच आहेत। आज जो शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला तो खऱ्या अर्थाने ऑपरेशन लोटसचाच एक भाग होता। त्या शपथविधीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत पाठिंबा नाही। ज्यांनी शपथ घेतली तो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय आहे। हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नाही। पुनश्च एकदा पवार साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आप। लाइव तस्वीरें तुरंत ही आप दिखाएं। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर निकलते हुए अजित पवार लाइव, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मीटिंग खत्म हो गई है। थोड़ी देर पहले राहुल नार्वेकर निकले हैं और ये जो गाड़ी आपको निकलती नजर आई है ये अजित पवार की गाड़ी है। अजित पवार की कार आप देख रहे थे। महाराष्ट्र के चाणक्य को लेकर के बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को सरकार में शामिल कराया। महाराष्ट्र के बदलाव में देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली में अजित फडणवीस की हुई थी सीक्रेट मीटिंग। 30 जून को ही तैयार हो चुकी थी बगावत की स्क्रिप्ट। महाराष्ट्र में भूचाल का सबसे बड़ा राज खुल गया। आलोक मेहता सर, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चाणक्य मिल गया है जो किन्हीं भी हालातों में ट्रबल शूटर साबित हो सकता है और वो है देवेंद्र फडणवीस? आलोक सर। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है और उनको चाणक्य, देखिए चाणक्य तो आप आज के समय में कहने को तो देखिए अमित शाह जी को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जो फैसला करते हैं अंतिम उनके पास पहुंचता है। तो बीजेपी के पास एक पूरा थिंक सर, एक मिनट, तस्वीरें आ रही हैं अजित पवार की लाइव तस्वीरें एक बार दिखाते हैं। अजित पवार अपने घर पहुंच गए हैं। देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग करने के बाद अजित पवार अपने घर पहुंच गए हैं। क्या अपने घर पर, ये देखें अजित पवार वेव ऑफ करते हुए, कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके का ही अजित पवार का नजर आ रहा है। आलोक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए। इसके अलावा हमारे जितने भी सहयोगी थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति का महागदर जारी है। इसका अगला चैप्टर अगले बुलेटिन में एक ब्रेक के बाद।